अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरी वालिद खबर स्टूडियो में मैं रिजवान अहमद नदवी बल्कि और आलमी अहम और खास खबर के साथ नादरी इस वक्त कई सारे आप खबरें जो आपके सामने रखनी है। खासकर गजा के ताल्लुक से भी बताएंगे कि क्या वहाँ के ताज़ा अपडेट हैं, जब मंडी मुज़ाकरात को लेकर क्या बातें हो रही हैं, किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, वो बताएंगे। उसके साथ ही उर्दू ज़बान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा किया है, जो कि फिरकापस ताकतों के मुंह पर एक तमाचे से कम नहीं है, और क्या बातें गई हैं वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ और भी मज़ीद अहम खबरें कि तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, रोज़ाना 50 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 23 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, उनकी तस्दीक हो चुकी है सरकारी तौर पर, और एक बड़ी तादाद पे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इसराइली नाकाबंदी की वजह से गजा में खुराक की कमी भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। लोगों को एक एक रोटी के लिए पूरा दिन कतारों में लगना पड़ रहा है। अस्पतालों की हालत तो सभी जानते हैं कि वहाँ कोई सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से भी मरीज जो है वो मर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अफसोस का मकाम ये है कि इसराइली दहशतगर्दी के नतीजे में 50,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं और लाखों अफराद जख्मी हैं। जिसके बावजूद न की नाम निहाद आलमी ताकतें अब तक कोई ठोस कदम इसराइल के खिलाफ उठाने में नाकाम हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात की बात करें तो काहिरा में हमाद और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात तो हो रही थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। एक नई तजवीज़ जो है वो मिस्र ने पेश की थी, जिसको लेकर खुद हमास ने जो है अब हैरत का इजहार किया है। और क्या बातें वो आगे बताएगी। उससे पहले बता दें कि गुज़िश्ता दिनों हमास ने एक अमरीकी इसराइली फौजी की जो है वीडियो जारी करके जनमती मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने की जो है वो कोशिश की थी, लेकिन हम इसराइल की नापाक हुकूमत ने उस इलाके को भी बमबारी का निशाना बनाया है जहां उस अमरीकी इसराइली रमाली को रखा गया था। हमास ने एक बयान जारी किया जिसमें उनका कहना है कि उसका गजा में अमरीकी इसराइली फौजी एडन अलेक्जेंडर की हिफाजत करने वाली टीम के साथ राबता मुनक़ते हो गया है, जब उनके मकाम को बराह रास्त इसराइली बमबार ने जो है निशाना बनाया। कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि ऐसा लगता है कि कालूस को जानबूझकर ऐसे इलाकों को निशाना बना रही है ताकि वो उनके लोगों के खिलाफ नस्ल कुशी जारी रखने के लिए दोहरी शहरियत वाले कैदियों के दबाव से खुद को आज़ाद करे। इसके साथ ही हमास ने एक और वीडियो पैगाम भी जारी किया है जिसमें यरगमालियों के अहद खाना से कहा गया है कि अगर मुआहदा नहीं होता है तो फिर आप तैयार रहिए, आपके कैदी आपको अब ताबूत में ही वापस मिलेंगे। दरअसल उनका इशारा इसराइली बमबारी के नतीजे में यरगमालियों की हलाकत की तरफ था। वहीं जर्मनी मुज़ाकरात की अगर बात करें तो नए मुज़ाकरात, जिसके हमें पहले ही बताया कि नतीजे पर पहुंचने से कबल अब वो ख़त्म हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मिस्र जो कि सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, उसने एक ऐसी शर्त रखी है जो कि हमास को किसी भी सूरत कबूल नहीं है। मिस्र ने मुज़ाकरात में अब ऐसी तजवीज़ पेश की है जिसे हमास ने तस्लीम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हमास ने मिस्री तजवीज़ पर इद्दाए हैरत का इज़हार किया। दरअसल मिस्री हुकूमत ने हमास से हथियार डालने का मुतालबा किया है, ताहम हमास ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हमास रहनुमा के मुताबिक हम सिर्फ उस सूरत में जमबंदी पर तैयार हैं जब इसराइल मुकम्मल तौर पर जगबंदी करे और फौजी इनखिलाफ करे। हथियार डालने पर कोई बात नहीं हो सकती, ये हमास का साफ तौर पर कहना है। वहीं गजा में जारी कत्ल और जब्त इसराइली हुकूमत को दीमक की तरह बेवकूफ खाती जा रही है। हुकूमत में अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं तो अब फौज में भी जो है बगावत का खतरा बढ़ता जा रहा है। हजारों फौजियों ने गजा जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है और वो जंगबंदी के लिए दस्तखती मुहिम भी चला रही। बताया जा रहा है कि आम शहरियों और फौजियों की जानिब से चलाई जा रही इस दस्तखती मुहिम में हिस्सा लेने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर चुकी है। और मालदीव ने मजदूर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इसराइली पासपोर्ट रखने वाले अफराद के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। मालदीव की पार्लियामान से मंजूरी के बाद इस फैसले की तौसीक सदर मोहम्मद मोइज़ू ने भी कर दी है, क्योंकि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नए कानून के तहत इसराइली पासपोर्ट रखने वाले अफराद मालदीव में दाखिल नहीं हो सकेंगे, तहम दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद किसी दूसरे मुल्क के सफरी दस्तावेजात के जरिए मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं मुल्क की खबरों की तरफ। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ दाखिल करदा अर्जियों पर आज समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस बेंच की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के
چیف جسٹس سنجیو کھنہ کریں گے، جبکہ سپریم کورٹ کی اس بینچ میں شامل دیگر 2 جج صاحبان جو ہے وہ جسٹس سنجیو کمار ہیں اور جسٹس کے وی وشوناتھن۔ والدہ کے اس اہم مقدمے پر اس وقت پورے ملک کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں اور اس قانون کے خلاف داخل کردہ پیٹیشنوں پر سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کافی اہم ہوتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وقت ابھی ہوئے قانون پر صدر جمہوریہ کے دستخط کے بعد یہ قانون بن چکا ہے اور جسے حکومت نے فوری طور پر نافذ بھی کر دیا ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ میں کئی تنظیمیں اور جماعتیں اور کئی افراد جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ اب تک کورٹ میں 20 سے زائد پٹیشنیں جو ہے وہ داخل کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے جماعت الرحمن کی پٹیشن پر سب سے پہلے سماعت ہوگی۔ جماعت الرحمن نے وفد تنویع قانون کی مختلف دفعات کو نہ صرف چیلنج کیا ہے بلکہ قانون کو نافذ العمل ہونے سے روکنے کے لیے عدالت سے عبوری ہدایت جاری کرنے کی بھی درخواست کی ہے۔ فرقہ پرست ذہنیت کے زیر اثر اردو زبان کو مسلسل نشانہ بنانے والے قوتوں کو ایک بار پھر نیند کی کھاگی پڑی ہے۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کے اکولا ضلع میں میونسپل کونسل کی عمارت پر اردو زبان کے استعمال کو برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف اردو کے حق میں دو ٹوک فیصلہ سنایا ہے بلکہ زبان کے خلاف زہر اگلنے والوں کو تہذیب کا سبق بھی دیا ہے۔ عدالت نے واضح الفاظ میں کہا کہ زبان ثقافت ہوتی ہے اور اسے لوگوں کو تقسیم کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اردو ہندوستانی تہذیب کا ایک شاندار نمونہ ہے جو گنگا جمنی روایت کی مظہر ہے۔ عدالت نے اس غلط فہمی کو بھی رد کیا کہ اردو کوئی اجنبی زبان ہے اور کہا کہ یہ اسی سرزمین پر پیدا ہوئی اور اسی کی مٹی میں پروان چڑھی ہے۔ ایک سابق کونسلر نے دراصل مہاراشٹر کے اکولا ضلع میں میونسپل کونسل کی عمارت کے سائن بورڈ پر اردو کے استعمال کو چیلنج کرتے ہوئے عرضی داخل کی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب بی جے پی اور اس کی ہمکیات تنظیمیں مسلسل اردو زبان کو مختلف شناخت سے جوڑ کر بدنام کرنے پر تلی ہوئی۔ تعلیمی اداروں، سرکاری دفاتر اور عوامی سائن بورڈ سے اردو کو مٹانے کی منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی کی حکومتیں اردو کو اقلیت کی زبان قرار دے کر اسے دوسرے درجے پر دھکیلنے کی بھی سیاست کر رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو صدیوں سے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا حصہ رہی ہے۔ یہ فیصلہ جو عدالت کی طرف سے آیا ہے وہ نہ صرف اردو زبان سے محبت کرنے والوں کے لیے خوشائن ہے بلکہ ان تمام فرقہ پرست سوچوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہندوستان کی تہذیب کو نفرت کی بنیاد پر بانٹنے نہیں دیا جائے گا۔ مبارک میں اپریل کے آغاز کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ شمال سے جنوب تک درجہ حرارت 43 سے 47 ڈگری سیلسیس تک پہنچ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اپریل سے جون تک کے 3 ماہ ملک میں سب سے زیادہ خطرناک ہوں گے، جہاں گرمی کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت بھی سنگین مسئلہ بن جائے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2015 سے 2023 تک ملک میں ہیٹ ویو کی وجہ سے 4057 افراد ہلاک ہوئے۔ سال 2015 میں سب سے زیادہ 2040 اموات ہوئی، جبکہ 2023 میں 264 افراد نے جان گنوائی۔ انسانوں کے دوران کچھ وقت ایسے بھی رہے جب موت کی تعداد کم رہی، جیسے کہ 2021 میں کوئی بھی موت درج نہیں ہوئی۔ اتر پردیش میں اعلیٰ سطح کے طبقے کی طرف سے دلتوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تازہ واقعہ الہ آباد کے کرشنا تھانہ علاقے کے لوہن گاؤں کا ہے، جہاں اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے دبنگوں نے دیوی شنکر نام کے ایک دلت نوجوان کو زندہ جلا دیا۔ زندہ جلائے جانے والے دلت نوجوان کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے ان کے کھیتوں پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ دلت نوجوان کو زندہ جلائے جانے کے واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل رہی ہے۔ لوہن گاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر پولیس فورس تعینات کر دی گئی اور دلت نوجوان کے قتل کے معاملے میں پولیس نے گاؤں کے ہی کئی افراد پر مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے موقع سے 6 ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے، جبکہ قریبی ملزم وہ فرار ہے۔ ہندوستان میں مدارس اور مساجد پر حملے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں کارروائیوں میں جس شدت اور تسلسل کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک اور قابل مذمت بھی ہے۔ تازہ ترین واقعہ ہریانہ کے فرید آباد کا ہے، جہاں ایک خوبصورت اور تاریخی مسجد کو بلڈوزر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مسجد سرکاری زمین پر تعمیر۔ گت سوال یہ کہ کیا پورے ملک میں صرف مساجد اور مدارس ہی ایسی زمینوں پر بن؟ کیا بی جے پی حکومت کی یک طرفہ اور متعصبانہ پالیسیوں کا یہ واضح ثبوت نہیں ہے کہ صرف مختلف ادارے ہی ان کارروائیوں کا نشانہ بن رہے؟ وہی انتظامیہ نے اس انہدامی کارروائی کے دوران مقامی عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی۔ وہ یہ کوئی جنگی آپریشن
बुलडोजर सियासत का ये नया चेहरा खुलेआम मजहबी इम्तियाज और इस्लाम दुश्मनी का मजहर बनता रहा। अब और बात यह है कि बीजेपी की सरपरस्ती में काम करने वाले कई फिरका परस्त गिरोह मुसलसल मुसलमानों के मजहबी इदारों को गैर कानूनी करार देकर निशाना बना रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ऐसी ही तामीरात कर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जा रही है। न तो वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, न ही कोई नोटिस वहाँ जारी होता है। ये सूरत साफ जाहिर करती है कि कार्रवाइयाँ अक्सरियती दबाव और नफरत अंगेजी पर मबनी। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, बल्कि मुल्क की सदियों पुरानी गंगा जबली तहजीब और मजहबी हम आहंगी पर भी एक बड़ा हमला है। वफ़द तनवीर 2025 के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार करने के बाद मिल्लत इस्लामिया में बेचैनी की लहर तैर गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से इस मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मुद्दी एहतिजाज की कॉल दिए जाने के बाद भटकल में मजलिस इस्लाह व तंजीम की मेज़बानी में एक हमगीर मुशावरती इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें साहिदी कर्नाटक और गोवा की तमाम आम मिली दीनी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास में ये मुत्तफ़क़ा तौर पर तय किया गया कि उत्तर कन्नड़ा के मुख्तलिफ ताल्लुकात में जुमे के रोज सरकारी अफसरान को मेमोरेंडम देकर एहतिजाज दर्ज किया जाएगा और हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि वो फौरन इस काले कानून को वापस करे। इजलास की मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने ताकीद की कि नौजवान अपनी क़यादत पर एतमाद करते हुए किसी भी तरह के फ़िरक़ापरस्त अनासिर के बहकावे में न आए और किसी भी तरह के कानून हाथ में लेने के इक़दामात से गुरेज करने की भी खुसूसी हिदायत जारी की। वहीं इस इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि साहिदी अज़ला के तमाम मिली वदी इदारों को मुत्तहिद करके एक मुत्तहिदा विफा कायम किया जाए ताकि इज्तिमाई सतह पर जद्दोजहद की जा सके। पैरावता हॉल भटकर मुनाकिद इस इजलास में कलीदी खिताब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के असासी रुकन मौलाना इलियास नदवी मौलाना ने वक्फ बिल को मिल्लत इस्लामिया के दीनी तशख्खुस, मिली असासे और आईनी मुख्तारी पर मनसूबाबंद हमला करार किया। उनका कहना था कि यह कानून सिर्फ जायदादों पर कब्जा करने की साजिश नहीं बल्कि एक पूरी कौम की शनाख्त को मिटाने की कोशिश है। वही एडवोकेट इस्माइल मैत्री ने कानूनी पहलुओं पर से हासिल गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम सियासी क़यादत की मुजरिमाना खामोशी और चापलूसी पर भी शदीद तनकीद की। छोटी हुकूमत चलती है हमारे देश के अंदर, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो नेता होते हैं उनके चमचे हमारे नेता होते हैं। बदनसीबी से मुसलमान हम लोगों ने नेता बनाए ही नहीं, जो अपने चमचों के लाके हमारे सिर पे बिठा देते, हम उनको बाकायदा जो है ओनर मान लेते थे, अपने लीडर मान लेते थे। ऐसे चमचों की हुकूमत अब तक चली है, वो भी इलेक्टेड पॉलिटिक्स में। अभी नॉमिनेशन में क्या होगा, वो सिर्फ चमचों को नहीं बिठाएंगे, गुलामों को बिठाएंगे। नवी लिब्ना के सदर ने हिजबुल्लाह के हथियारों को हुकूमती तहवील में देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तंजीम को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं, लेकिन हम मुल्क में खारा जंगी नहीं चाहते। लिब्नानी सदर जोसेफ आउद ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि लिब्नान में तमाम हथियार रियासत के कंट्रोल में आए। उन्होंने कहा कि हथियारों की तहवील से मुताल्लिक हिजबुल्लाह से मुज़ाकरात की जाए। तंजीम के जंगजूओं को फौज में अलहदा यूनिट के तौर पर उन्होंने कहा कि शामिल भी नहीं किया जाएगा, ताहम हिजबुल्लाह के अरकान फौज में शामिल होकर मुख्तलिफ फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। ताहम मुल्क के सदर ने वाज़ेह किया कि अस्कर ग्रुप को गैर मुसल्लह करने का अमल ताकत के जरिए नहीं बल्कि कौमी दिफाई हिकमत अमली के तहत मुज़ाकरात के जरिए उनके बनाया जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील को लेकर मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। अगले हफ्ते मजीद एक और बैठक होने वाली। इस दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से मुतमईन है, लेकिन खबरदार किया कि ये मुज़ाकरात किसी भी वक्त बेनतीजा साबित हो सकते। पीट के रोज ट्रम्प ने एक बार फिर धमकी दी थी कि अगर कोई मुआहदा नहीं हुआ तो वो ईरान की जवारी तनसीबात पर हमला करेगी। उन्होंने ईरानी हुक्काम को बुनियाद परस्त करार देते हुए कहा कि उनके पास जवारी हथियार नहीं होने चाहिए। वहीं तेहरान ने एटम बम के उसूल से इनकार करते हुए कहा तो उसका जवारी प्रोग्राम पुरअमन मकासद बिलखुसूस तवानाई की पैदावार के लिए। फरवरी ने अपनी ताज़ा तरीन सरमाई रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के लाहौर दिखा इदारे ने कहा था कि ईरान के पास एक अंदाजे के मुताबिक 274 किलोग्राम यूरेनियम अफजूदा है, जो कि 7% तक है, जो कि हथियारों के मेयार के मवाद के लिए दरकार 90% की हद के करीब है। अमेरिका ने चीन को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए एक नया मनसूबा तैयार कर लिया है, जिसमें टैरिफ मुज़ाकरात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन 70 से जायद ममालिक से मुतालबा करेगा कि वो चीन के साथ तिजारत को महदूद करे। इन ममालिक से कहा जाएगा कि अगर
وہ امریکی ٹیرس سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی سرزمین پر چینی کمپنیوں کی موجودگی کو ختم کرنا ہوگا اور چین کو سامان کی ترسیل کی اجازت نہیں دی جائے۔ یہ اقتداری گزارش چین پر عالمی اقتصادی دباؤ بڑھانے اور اس کی رسد و رسائی کی راہیں محدود کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ وہیں چین نے ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے اپنی ایئر لائنز کو حکم دیا ہے کہ وہ بوئنگ طیاروں کی مزید درآمد روک دے۔ چینی ایئر لائنز کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ امریکی کمپنیوں سے آلات اور اسپیئر پارٹس کی خریداری نہ کرے۔ وہ چین نے ابتدا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی اشیاء پر 145% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد کیا ہے۔ یاد ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی ہے جس کا اثر پوری دنیا پر نظر آ رہا ہے۔ اس خبروں کے علاوہ ہمارے ویب سائٹ www.theproble.com تک رک کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔